ठीक है, यूनिट सेकंड में जो इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, उसका एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये सारे हमारा जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी कि उसका नाम था, और उसमें हम लोगों ने मेन जो हमारा जो था वो था मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमने कहा था कि देखिए यहाँ पे मैं केवल वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो स्कोरिंग के लिए हमको पता है कि सबसे पहले हमको 4 मैक्सवेल इक्वेशन को जो हमारे पास था वो हमको लर्न करना होगा। ये जो 4 इक्वेशन, पहला क्या था? पहला एक क्या था? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, फिर डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डेल डी अपॉन डेल टी। जहाँ पे डी क्या था आपका? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, जे करंट डेंसिटी, रो चार्ज डेंसिटी। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। इन चार क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे हमने 5 डेरिवेशन किए थे आपके लिए। कौन कौन सा, कोई बता सकता है? बोलिए, कौन से 5 डेरिवेशन हमने किए हैं? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में और स्पीड ऑफ लाइट, हम्म, और उसके बाद सर पोलिंटिंग थ्योरम, और पॉइंटिंग थ्योरम सर, यानी ओवरऑल जो पूरा हमारा क्या कहते हैं ये चैप्टर है, ये इन 4 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। तो जो स्टूडेंट इस 4 पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद कर लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा डेरिवेशन कर लिया। तो आज हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उस पर हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सवेल का फ्री स्पेस का 10 नंबर का जो आता है वो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं नाम लेके ही मैं पूछूंगा किसी से भी कि इक्वेशन बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल, स्टार्ट करो। 4 मैक्सवेल इक्वेशन बताइए कौन कौन सा पहला? डेल डॉट डी डेल डॉट डी इक्वल टू रो, फिर डेल डॉट बी इक्वल टू हम्म, 0, हम्म, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू में डेल ऑफ बी अपॉन डेल ऑफ टी, अच्छा, और कर्ल ऑफ एच इक्वल टू में जे प्लस डेल ऑफ डेल टी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, गुड। तो ये 4 हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इस 4 इक्वेशन पे हमको एक मिनट बेटा, कोई कॉल आ रही है, मैं एक मिनट, जरूरी है। हेलो, 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 हाँ जी, तीनों। देखो, हेलो बेटा, किसी की कॉल थी जरूरी। चलिए, तो हम लोग इसको फ्री स्पेस के लिए कंडीशन बता दीजिए क्या होगा। रो 0 होगी सर। रो 0 होगी, तो रो 0 होगा यानी चार्ज डेंसिटी 0 होगा, तो क्या होगा ये? जे भी 0 होगा। 0, बी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच, और डी इज इक्वल टू
E not E. E not E. Epsilon not E. एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, अब इसको हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है इस पे, तो आप यहाँ लिखेंगे अप्लाई कंडीशन इन मैक्सवेल। तो पहला हो जाएगा आपका डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे क्या है 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 डेल डेल डी अपॉन, डेल तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आदित्य चौधरी प्रेजेंट है? आदित्य, आदित्य यस सर। कौन, क्या करना है अब इसके बाद? सर कर लेना है हमें के कौन सा इक्वेशन का? सर इक्वेशन 3 का। ठीक है, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, साक्षी बताओ कैसे कर लेंगे, साक्षी पवार, साक्षी, साक्षी पवार प्रेजेंट है? साक्षी चौहान, साक्षी चौहान, यस सर। कैसे लेंगे कर्ल थर्ड इक्वेशन का? इसी का गोयल, यस सर। कैसे लेंगे इसका? डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल क्रॉस डेल बी अपॉन डेल। ठीक है, गुड, ऑफ कर लो भाई। ठीक है, ये ठीक नहीं है, डेल क्रॉस ई की जगह क्या था हमारा? एक और डेल लगेगा। हाँ, क्रॉस डेल सर डेल 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 क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली बताइए, पर प्रताप सिंह? सर माइनस डेल स्क्वायर ई। माइनस डेल स्क्वायर ई, गुड, माइनस साइन ये हो गया, डेल वाई डेल टी हमने लिया, इधर आ गया डेल क्रॉस बी। अब केवल राइट हैंड साइड को सॉल्व करते चलेंगे, डेल वाई डेल टी, डेल क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एच, तो माइनस म्यू नॉट कांस्टेंट से आप ले लिया डेल बाई डेल टी, ये हो गया डेल क्रॉस एच, माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी, डेल क्रॉस एच की वैल्यू कितनी है विशाल, धीमन, विशाल, अभिषेक प्रताप, अभिषेक प्रताप, यस सर। कितना है डेल क्रॉस एच की वैल्यू फोर्थ में? अरे आप इतना धीरे कैसे काम चलेगा? फोर्थ इक्वेशन देखो ना, क्या है आपका फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस एच की वैल्यू कहाँ हो आप, स्क्रीन पे है नहीं आपके? यस सर। बेटा फोर्थ इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस एच की वैल्यू बताइए। ध्यान नहीं है क्या डेरिवेशन में, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या इतना है बोलिए? अरे डेल क्रॉस एच की वैल्यू पढ़ा नहीं जा रहा है क्या बेटा, डेल क्रॉस एच की वैल्यू पढ़ो तो सही। अभिषेक, शिवानी, शिवानी, डेल टी अपॉन डेल टी। इन्हें अभिषेक प्रताप जी को दिखाई नहीं दे रहा ये कि डेल क्रॉस की वैल्यू बताओ। ये हो गया माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी, अब इस पे रख देंगे हम वैल्यू डी की, डी की वैल्यू क्या है शिवानी बताइए? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। वेरी गुड, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस म्यू नॉट ये कांस्टेंट है, इसको इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दिए डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, सो इक्वेशन विल बी माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ गया। माइनस साइन हटाना चाहे आप माइनस साइन हटा दीजिए। तो यहाँ तक करते ही आपको 5 नंबर मिल चुके होंगे, 10 नंबर का डेरिवेशन है। ठीक है, अब हमको करना है फोर्थ इक्वेशन का कर लेना है चित्रांश सक्सेना, चित्रांश सर
फोर्थ इक्वेशन का कर्ल कैसे लेंगे बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। चित्रांश, ध्रुव, चित्रांश, ध्रुव, कर्ल लीजिए बेटा, टेकिंग कर्ल इक्वेशन ऑफ फोर्थ। चित्रांश, डेल क्रॉस एच। डेल क्रॉस एच। बोलिए फिर, राइट हैंड साइड लगाइए, बोलिए बेटा, जैसे इधर किया ऐसे ही करो ना बेटा। डेल क्रॉस डेल डी बाय डेल टी। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी, एक्सटेंडेड वैल्यू डेल क्रॉस माइनस डेल स्क्वायर एच। अब ये हो गया डेल बाई डेल टी ले लिया, ये हो गया डेल क्रॉस डी, ठीक है। माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी, ठीक है। डेल क्रॉस डी की वैल्यू बताओ शिवम झा, कितना रखेंगे शिवम, शिवम झा, सत्यम सिंह, एप्सिलॉन नॉट ई। वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तब बचा अंदर डेल क्रॉस ई। डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या रखेंगे बताइए, क्या है, माइनस डेल बी डेल वी अपॉन डेल। तो एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी माइनस डेल बाई डेल टी, बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एच, ये हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये माइनस का आ गया, इसलिए वैल्यू हो गई सीधा सीधा डेल स्क्वायर एच अपॉन माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आ गया। माइनस, हाँ माइनस है बेटा दोनों तरफ, ये माइनस तो है, ठीक है माइनस है यहाँ माइनस। हाँ बेटा, सर वही सेकंड स्टेप में बोल रहा था, लास्ट सेकंड स्टेप में। हाँ ये है तो लास्ट में माइनस ही लगाया था, है माइनस है, ये भी माइनस है, इधर लग दो या इधर रख दो, है ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको यदि हम जनरलाइज करेंगे तो किस फॉर्म में रखेंगे, जनरलाइज फॉर्म में बताओ अंकित राज। यस सर, कितने नंबर डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन या म्यू, क्या नहीं सर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल अपॉन में डेल टी स्क्वायर डेल टी। हाँ, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के बराबर होगी, वो प्रूव करने के लिए आएगा, बस इन दोनों को कंपेयर कर देना आपको, बस सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 10 नंबर का पूरा डेरिवेशन आपके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन देता है, और अभी से हम बता दे रहे हैं इसमें कोई इफ एंड बट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन देना है मुझे, इंटरनल में देना है, क्योंकि ये आता ही है। आप, मैंने कई बार बोल चुका हूँ, लगातार ये लगभग 8-10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है फ्री स्पेस का, चाहे वो 5 नंबर की कैटेगरी में आए या 10 नंबर की कैटेगरी में आए, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर इसमें जो लास्ट में वैल्यू आती है वो अपॉन में आती है, 1/3 इंटू 10⁸ सी की जो आती है। हाँ, तो उसको नहीं, तो उसको प्रूफ करना है ना आपको, सी के बराबर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सी के बराबर आपको प्रूफ करना, सी के बराबर आती है ना, तो प्रूफ करिए आप। देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, सी 1 अपॉन, अरे भाई ये आएगा ना 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। तो सी, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू रखोगे 4 पाई 10 टू द पावर 7, ये आ जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए, तो जो सी की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10, ये वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। सर ये डेल स्क्वायर एच 40 नीचे सर आपने क्या लिखा है, क्या बेटा, डेल स्क्वायर एच की वैल्यू जो आपने निकाली है फिर उसके नीचे क्या लिखा है, डेल स्क्वायर यू लिखा है क्या सर, समझ में नहीं आ रहा है ये ना, हाँ ये कॉमन हो गया ना बेटा, जनरलाइज किया मैंने, देखो
देखो ये डेल Okay. स्क्वायर ई है, ये डेल स्क्वायर एच है, तो ई और एच का फंक्शन मैंने क्या मान लिया, यू, तो मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर यू, यानी यू किसका फंक्शन है यहाँ पे इस समय, यू किसका E फंक्शन और H. दिखा रहा है, ई और एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये भी इसी फॉर्म में, ये भी इसी फॉर्म में, इसको जनरलाइज कर दिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन Okay. नॉट एज इट इज, ये यू के फॉर्म में लिख दिया बस मैंने। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखिएगा। किसी को और कोई डाउट हो तो हमको डिस्कस करें, नहीं तो आगे बढ़े फिर। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े हम। Yes, sir. चलिए ठीक है, अब हम, हमारा क्वेश्चन आ गया ये, हम यानी कि अब आ जाते हैं हम जो मेन जो डेरिवेशन है, और वो था पॉइंटिंग थ्योरम। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म एज फॉलो। तो हमने बताया था आप लोग को कि पॉइंटिंग थ्योरम इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिट नंबर सेकंड। ये 10 नंबर की कैटेगरी का एक फिर क्वेश्चन होगा। तो इस पॉइंटिंग थ्योरम को और क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, गुड। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट to another point in space, it transport electric and magnetic energy from point to point। अब आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में टीवी आप देखते हो, तो टीवी में जो पिक्चर्स आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आते हैं, राडार के थ्रू आते हैं, वेव आती है, हम ट्रांसमिट करते हैं ना किस फ्रीक्वेंसी पे ये आ रहा है, रेडियो वेव होता है। तो ये जितने भी वेव्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, वो कैरी करते हैं आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही। सो द रेट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, रेट बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, द रेट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या द रेट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड, पॉइंट ये ध्यान रखना, फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखना इसे, द रेट ऑफ दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन can be presented in terms of electric and magnetic field strength of the wave, that is called the pointing theorem। pointing theorem को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं pointing theorem को, कौन बताएगा? क्या फॉर्मूला था? E cross H. S is equal to E cross H. E cross H। ये तो इसको क्या कहते हैं, हमको करते हैं, तो ये इसमें जो है एस जो है आपको एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, द रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, द रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हैं आप, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय अ वेक्टर एस। ये वेक्टर एस के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो वेक्टर है इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। अब यूनिट इसकी क्या हो सकती है, हमने उस दिन बताया था, यूनिट भी पूछा है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम करेंगे कैसे, तो हम वापस स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा ये मेरे को बता दीजिए, ये जो मैं स्क्रीन यूज करता हूँ और इस पे येलो कलर से लिखता हूँ, तो आप लोग को कंफर्टेबल है? यस सर। चलिए ठीक है, मैं इसलिए, हाँ, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था ना कि पता चला विजिबिलिटी कम हो तो मैं फिर दूसरा चूज करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको एज यूजुअल चारों क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इन चार डिफरेंशियल इक्वेशन में हम केवल यूज करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम यूज करेंगे डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। मैं केवल यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पहले चार डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, बाद में फिर ये लिखना है कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ये ठीक है। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ अमंग द मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें हमको करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट करना है,
हाँ अर्पित पांडे बताइए कौन सा करना है? सर डॉट प्रोडक्ट करना है इक्वेशन 3 का, उसमें एच की वजह से। एच के साथ। तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट, थर्ड विथ किसके साथ? एच के साथ। एच के साथ। एंड डॉट प्रोडक्ट किसका लेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन सेकेंड किसके साथ? ई का। ई के साथ। तो हम पहले ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसका हमने First. डॉट प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा? ई है तो इसका एच के साथ लेंगे, ध्यान रखना है ना। ये कितना हो जाएगा? एच डॉट एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस एच डॉट डेल बी डेल बी अपॉन अपॉन डेल टी। डेल टी। अब हमको इसको फॉर्म में लाना है ए 1/2 LI स्क्वायर के फॉर्म में, ये ध्यान रखना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो 12th में पढ़ा है। तो ये हो गया एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस एच डॉट डेल बाई डेल टी। और ये बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट एच। म्यू नॉट नहीं, यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम का लगाना है, हाँ, फ्री स्पेस का नहीं लगाना है, म्यू एच। फिर हमने कहा, अब हमने कहा था कि इसको इस तरीके से लिखना है कि ये एनर्जी के फॉर्म में आ जाए। तो हमने कैसे लिखा था इसको? डेल बाई डेल टी हाफ कितना लिखेंगे? म्यू एच स्क्वायर। जो यदि इसका डेल बाई डेल टी निकालेंगे इस चीज का, तो वापस यही आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इसका इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ये इसको इक्वेशन नंबर आपको दे सकते हैं 3rd। अब ऐसे ही इसका ई के साथ ले लो, ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे, ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। ये हो जाएगा ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल बाई डेल टी हो जाएगा, डी के स्क्वायर क्या है? एप्सिलॉन ई। तो इसको भी आप लिख दीजिए फिर उसी फॉर्म में, ई डॉट जे प्लस डेल बाई डेल टी, ये कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसका डेल बाई डेल टी निकालेंगे तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। अब किसमें से आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? आवाज साफ क्लियर सर करो। ये हाफ कैसे आया था ना, ये समझ नहीं आ रहा था बस। क्या चीज बोले बेटा? हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर कैसे आया, यही पूछ रहे हैं ना आप मुझसे? यस सर। सर मैं दोनों में भी ऊपर हाफ जो आया ना। हाँ, मैंने कहा ना कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था, इंडक्टेंस को जो एनर्जी सेव होती थी तो उसको हम लिखते थे हाफ LI स्क्वायर, यही लिखते थे। तो मैंने कहा कि उस, यदि ये वाले टर्म्स को मैं, ये पूरे टर्म्स को मैं इस फॉर्म में लिखूं, यानी डेल बाई डेल टी निकालो आप, हाफ म्यू एच स्क्वायर का निकालो, चलो अपने आप इसका डेल बाई डेल टी निकालोगे तो यही टर्म वापिस आ जाएगा जो ऊपर वाला टर्म है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मेरे को उसको एनर्जी के फॉर्म में रखना है, तो मैंने इसको केवल एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया है। तो एनर्जी के फॉर्म में लिखने का बस ऑब्जेक्टिव यह है कि मेरे को पॉइंटिंग थ्योरम में एनर्जी के फॉर्म में लाना है। यही चीज को मैंने केवल इस फॉर्म में लिखा है, एनर्जी के फॉर्म में, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। तो जब इसका डेल बाई डेल टी आप करेंगे तो वापिस आ जाएगा यही। हाँ बोलिए सर। वो तो सर LI स्क्वायर इंटर में है सर, ये हम क्या चीज बेटा? सर इसको एक बार दोबारा समझा दिए सर, क्योंकि सर मैंने इंटर LI स्क्वायर में पढ़ा है। जब आप लोगों ने इंडक्टेंस पढ़ा होगा, इंडक्टेंस में जब हम क्या कहते हैं, जब करंट फ्लो करते थे तो याद करो कि उसमें एक एनर्जी सेव होती थी इंडक्शन की वजह से, याद है? स्टोर्ड इन इंडक्टर। हाँ, तो वो उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती थी? हाफ LI स्क्वायर, इतनी। तो यही एनर्जी तो यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं। वही वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वहां भी तो क्या होता था? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता था ड्यू टू द इंडक्शन। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी फॉर्म में मैं केवल रखा है मैंने, इस एनर्जी के फॉर्म में। अब इस वैल्यू को आप अपना डेल बाई डेल टी निकाल के देखिए, तो डेल बाई डेल टी निकालेंगे तो वापिस यही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी वैल्यू। तो मैंने कहीं कोई इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं किया, केवल लिखने के फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया, यानी कि दूसरे फॉर्म में लिख दिया, केवल एनर्जी के फॉर्म में। ये है बस अंतर, और कुछ नहीं किया मैंने। सर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप करके देखिए। सर इसमें लेकिन एक एच एक्स्ट्रा भी था। करके देखो तो सही, एच से कैंसिल हो जाएगा, आप करो तो सही।
हाँ सर वो करके आ रहा है, पता है सर। तो फिर यही इसीलिए तो बोल रहा हूँ, केवल हमने कोई चेंज नहीं किया है, केवल HV एनर्जी। तो क्या बोल रहे बेटा? सर आगे HV तो लिख रखा है जो हमने डॉट प्रोडक्ट किया था ना H के साथ। हाँ तो हाँ करके तो देखो रे 2H बेटा, इंटू 2H हो डेल जाएगा एच ना। अपॉन हाँ डेल एच अपॉन डेल टी तो आ जाएगा। हाँ, कैंसिल हो रहा है बेटा, आप देखो तो यस सही। सर, आ रहा है सर। हाँ ठीक है, आप करेंगे जब भी, बहुत छोटा सा डिफ्रेंसिएशन दी भी है मैंने, बड़ा नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए। तो इसलिए अब हमको किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को। तो एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच फिजिकल टू ई, इसमें से करना था तो ये हो गया माइनस डेल बाई डेल टी हाफ म्यू एच स्क्वेयर माइनस ई डॉट जे माइनस हाफ, सॉरी डेल बाई डेल टी था ना यहाँ पे, भूल गया। हाँ ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन ई स्क्वेयर डेल बाई डेल टी, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, किसका ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला है? डेल डॉट ई क्रॉस एच। हाँ डेल डॉट ई क्रॉस एच का ये फार्मूला हो गया, डेल डॉट ई क्रॉस एच का ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से देख रहे हैं ये कॉमन में से इसको कॉमन निकाल लीजिए, माइनस डेल बाई डेल टी ब्रैकेट में आ गया हाफ म्यू एच स्क्वेयर प्लस हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वेयर माइनस ई डॉट जे। अब हमने क्या कहा था, इसका क्या कहते हैं, ओवर द वॉल्यूम क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर दीजिए, गॉस करिए। डाइवर्जेंस। नहीं पहले गॉस ओवर द डाइवर्जेंस। वॉल्यूम है ना, पहले ओवर द वॉल्यूम हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच डीवी माइनस ओवर द वॉल्यूम डेल बाई डेल टी, ये वैल्यू आ जाएगी डीवी माइनस ओवर द वॉल्यूम ई डॉट जे डीवी। अब इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस में, वो हो जाएगा ई क्रॉस एच डी एस। इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। अब जो ये एज इट इज आया है इसको आपको इंटरप्रेट करना है, यहाँ तक तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि कौन सा टर्म आपको क्या इंटरप्रेट कर रहा है, जैसे कि ये दिया हुआ आपको सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डी एस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बताना है। तो आप लिखना कि सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डी एस रिप्रेजेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ओवर द सरफेस एस, ओवर द सरफेस एस इंक्लूजिंग द वॉल्यूम वी, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इसको बताना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको, अभी आप दिखाई ये माइनस साइन क्या कर रहा है, ये सब क्या है, लॉस दिखा रहा है। जैसे ये माइनस है तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ई डॉट जे ओवर द वॉल्यूम वी रिप्रेजेंट द रेट एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज लॉस्ट थ्रू जूल हीटिंग इफेक्ट, तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आपको बताना है रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड, ये देखो स्टोर्ड के लिए बता रहे हैं ना, हाफ करके लिया है, स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो लॉस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से तीनों को ही आपको अलग अलग 3 लाइनों में रिप्रेजेंट करके लिखना है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंटिंग थ्योरम। तो इस तरीके से 7+3 का ये आता है 10 नंबर का ये, ठीक है। सर इसके सिग्निफिकेंस एक बार और बता दीजिए, सिग्निफिकेंस। देखिए ये सबसे पहले आसान, जो स्टूडेंट ज्यादा नहीं लिख पाएगा तो इसको लिख देना, ये पहले यहाँ से बता रहे ई डॉट जे लिख देना, रिप्रेजेंट द जूल हीटिंग इफेक्ट, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहो। यदि थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख देना रिप्रेजेंट द रेट एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट। तो जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है हाफ म्यू स्क्वायर, और हाफ ये किसको एनर्जी है, तो जो एनर्जी सेव हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ माइनस साइन लग रहा है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो आपको लिखना है रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम वी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है
स्टोर्ड वॉल्यूम वी में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रही बात इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ओवर द सरफेस एस को। तो आप इसको एनर्जी को लिख दीजिए। तो इस तरीके से 3 इंटरप्रिटेशन आपको लिखना है, तीनों के तो 3 नंबर बनते हैं। हो सकता है आपको 2 नंबर में भी आ जाए, किसी में पूछ ले कि फिजिकल सिग्निफिकेंस आप पॉइंटिंग थ्योरम लिखिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से 7+3 का ये क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट? सर पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जब स्पेस में ट्रेवल करता है। किसके लिए, किस केस के लिए पूछ रहे हो? केस बताओ आप मेरे को, वैसे ही मैं बताऊंगा आपको। केस पूछिए मेरे से कि सर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पेस में ट्रेवल करता है तो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था पॉइंटिंग थ्योरम। आवाज कट रही है बेटा, आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार फिर से बोलो, आवाज ना कट रही है। सर अरे सर हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्पेस में ट्रेवल। हाँ, यही बोला ना, द डायरेक्शन ऑफ एस जो है, मैं बोला यही तो बोला, डायरेक्शन ऑफ एस इज द डायरेक्शन इन विच एनर्जी मूव। जो डायरेक्शन, वही तो एनर्जी को बता रहा है, एनर्जी मूव कर किस डायरेक्शन में। एस इज इक्वल टू क्या, ई क्रॉस एच। ये डायरेक्शन ही को तो रिप्रेजेंट करता है। यस सर, यस जिसका सर। भाई जिसको वाट पर मीटर स्क्वायर आप बोल रहे हो, तो एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच क्या है, डायरेक्शन है जहाँ एनर्जी मूव कर रही है। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नो बेटा? सर, नो सर। यस सर, एक है सर। सर बोलो। इसमें ई क्रॉस एच डॉट डी एस, सर इसको बोले सर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है। हम्म लेकिन सर रेट ऑफ फ्लो तो सर डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन तो नहीं। क्या चीज? रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ई क्रॉस एच डॉट डी एस हाँ हाँ हाँ, ये है। लेकिन सर रेट ऑफ फ्लो फ्लो तो सर डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का सर। नहीं फंक्शन, हाँ यू आर राइट। मैं यहाँ केवल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना है आपको। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, केवल टर्म का कर रहे हैं हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने क्या बोला था? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या कहते हैं, टर्म का। और आप अभी अभी अपने क्या स्टेटमेंट दिया, अपना स्टेटमेंट को दोहराए एक बार फिर से आप बोलिए। सर रेट ऑफ फ्लो तो डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का, अगर रेट ऑफ फ्लो चाहिए। हाँ हाँ, और ये तो इंटीग्रेशन है, तो इसमें सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होगा ये? ई क्रॉस एच किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर को, पावर नहीं, एनर्जी को। एनर्जी को, ये सर। हाँ, तो एनर्जी तो बोल रहे हैं हम इसको, इसलिए तो एनर्जी तो बोल रहे हैं बेटा हम इसको। तो राइट हैंड साइड के जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेट एट विच द एनर्जी कैरिड आउट ऑफ वॉल्यूम वी, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री सरफेस में। तो उसको हम, मैंने आपसे कहा, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब समझते हो, जिसके हो सकता है कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने जैसे कि मॉडिफिकेशन आप एम्पियर लॉ निकाला, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, केवल हमने मैक्सवेल के बिहाफ पे हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को वेरीफाइड किया और उसको अलग से एक तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। तो यहाँ जो हम जितनी चीज इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन कर रहे हैं, और उसका केवल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि कौन से टर्म कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में हम ये होता और ये यहाँ, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं पहले आपको, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब केवल क्या है, केवल नोटेशन, कौन सी चीज क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये ध्यान रखिए। प्रैक्टिकली जो यूज होता है उसे फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं कैसे अच्छी बेटा? सर। मतलब कोई भी प्रैक्टिकली यूज में जो आए हमारे एप्लीकेशंस जो बन जाए उसे बोल सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। आवाज एकदम आपकी ना कट रही है, एक बार फिर से क्लियर बोलो, बोलिए बेटा एक बार फिर से। सर फिजिकल
कट रही है आवाज आपकी। आप ये बोल रहे हैं किसी एप्लीकेशन बेस पे हो तो उसको हम सिग्निफिकेंस यही बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ हाँ, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यही है किसी चीज का अपनी एप्लीकेशन बेस पे कोई चीज निकाले तो उसका आप क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करना ही फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हमने बोला था ना, किसी भी पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 है, इसका मतलब हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करके लिखते हैं 3 डायमेंशनल में, तो वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो 1 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इनफाइनाइट होता है, सिंगल वैल्यू होती है, कंटिन्यूअस होती है, तो ये उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। वो केवल इंटरप्रेट कर रहा है, किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन, अब टाइम कितना बचा है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 10 मिनट है अभी हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये जो देख रहे थे आप, द पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट दैट द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड लेस देन द एनर्जी व्हिच फॉलोड आउट थ्रू द सरफेस। इट इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द एनर्जी पर एरिया है जो ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। तो यहाँ पे ई क्रॉस एच को 1/u के रूप में फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये वाला भी हमने प्रूव कर लिया 10 टू द पावर। ठीक है, ये पहले ही ये हमने उस दिन डिस्कस कर ही लिया था, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। It has been observed that electromagnetic wave shows exponential damping with distance due to the various dissipative effect in the medium. In conductor, the rate of attenuation is very high at the electromagnetic wave get almost attenuated after the traversing a quite distance. मैंने पहले ही कहा था कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज को, मेटल को पेनिट्रेट कर रहा है धीरे 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 इस तरीके से, तो उसका पेनिट्रेशन जो है वो ओरिजिनल का यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखिए कहाँ ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू का 1/e टाइम्स रह जाता है। ये ओरिजिनल वैल्यू आपकी इस जगह थी ये, और ये आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो ओरिजिनल वैल्यू का देखिए डेल्टा, ये है इसकी डेप्थ, ये डेप्थ निकाली है, तो ओरिजिनल वैल्यू का 1/e टाइम्स इसकी वैल्यू रह गई। तो इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ निकालना, या इसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन लॉस हो गया उसका। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका न्यूमेरिकल आता है। वो न्यूमेरिकल हम, जैसे कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया था कि नहीं, इसका न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को, न्यूमेरिकल हुआ कि नहीं इसका, देखना जरा। नहीं सर, न्यूमेरिकल नहीं हुआ इसका। इसका न्यूमेरिकल, जैसे एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते, चलिए तो एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लिखा है जैसे कि क्वेश्चन बोला है, और बहुत स्ट्रेंज की बात है इसमें, न्यूमेरिकल एक जैसे आते रहते हैं। फाइंड द स्किन डेप्थ, द स्किन डेप्थ डेल्टा एट अ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, फिर दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 38 × 10⁻⁶। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू दी हुई है 1। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। और डेल्टा का फॉर्मूला होता है 2/√2/ओमेगा म्यू, ये होता है फॉर्मूला स्किन डेप्थ का। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई लैम्डा, 2 पाई एफ। ठीक, 2 पाई एफ लिख दो, 2 पाई न्यू, जो स्टूडेंट जैसा लिखना चाहे, जैसे कोई स्टूडेंट 2 पाई न्यू भी लिखता है या 2 पाई एफ भी लिख सकता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, h अपन म्यू इज इक्वल टू म्यू म्यू आर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये सारी वैल्यू दी हुई, अब इस वैल्यू के आप पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन जानते हो कितने बार आया, लगभग 3 to 4 टाइम्स आया यूनिवर्सिटी एग्जाम में। 2 पाई न्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ 3 × 10⁻⁶,
सिग्मा की वैल्यू भी दी हुई है आपको, सॉरी सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 38 इंटू 10⁻6 ये आ गए। म्यू की वैल्यू म्यू आर 1 दिया हुआ है और 4 पाई 10⁻⁻7, इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा की वैल्यू आ गई आपकी। डेल्टा की वैल्यू अल्फा एटेन्यूएशन के बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/डेल्टा होता है, ये ध्यान रखना, तो अल्फा निकल के आ जाएगा आपका, ये निकालना। अल्फा जो होता है इसे क्या बोलते हैं? अल्फा को बोलते हैं एटेन्यूएशन लॉस, कितना लॉस हो रहा है, लॉस। ठीक है, एटेन्यूएशन ये कहलाता है एटेन्यूएशन, लॉस कितना हो रहा है उसमें, किसमें जितना सर लॉस? लॉस एनर्जी का लॉस हुआ ना जब पेनिट्रेट किए, तो हमने बताया था ना कि कोई भी चीज पेनिट्रेट कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल वैल्यू का ऐसे घट के नीचे आ चुका है, तो ओरिजिनल वैल्यू का 1/E टाइम्स रह जाती है वैल्यू। मान लो कोई वैल्यू 100 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1/E टाइम्स ये वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें लॉस कितना हुआ, तो लॉस को क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन, तो एटेन्यूएशन आपको निकल के आ जाएगा वो कितना लॉस हुआ है एनर्जी का। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कभी कभी जब वेदर खराब होता है, तो अब तो खैर सारे फाइबर टेक्नोलॉजी हो गई, इसलिए टीवी, अब वैसे भी आपने देखा होगा डिस्क एंटीना में जब मौसम खराब रहता है तो क्या आपका आता है डिस्क में, आता है Yes sir, no signal. कभी कोई सिग्नल नहीं आते, तो वो सिग्नल लॉस ही तो कहलाता है एटीन्यूएशन लॉस। तो एटीन्यूएशन लॉस क्या हो, अब अच्छा ही बताइए, टीवी में जो सर। सिग्नल होता है वो कौन सा वेव होता है, कौन सा वेव होता है? सर हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, पूछे बेटा। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। मेरी आवाज कट कट के आ रही है, हेलो, आवाज Yes, आ रही है sir. मेरी कि नहीं आ रही अभी आपको? ठीक है सर, ठीक है सर, अभी ठीक है। चलिए हाँ, ठीक है। वो अब एक्चुअल में क्या थोड़ा इशू है, नेटवर्क का इशू है इस वजह से। चलिए, तो अच्छा टीवी पे आप जो टीवी देखते हैं उसका सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है, अच्छा बताइए। अभी इंजीनियरिंग यहाँ से शुरू होती है ना, ये तो हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं। टीवी टीवी सिग्नल कौन सा होता है बताओ? रेडियो वेव। हम्म, रेडियो और कोई बोले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, Microwaves, EM waves. अल्ट्रावायलेट। लो सारे बता दो कि पूरा कोई छोड़ना मत, कोई एक आध वेव वेव जितना बचा है ना। हम्म, सर रिमोट में तो अल्ट्रावायलेट होते हैं ना, हाँ उसमें तो अल्ट्रावायलेट होती है। तो सर जब अल्ट्रावायलेट से हेलो, आवाज नहीं आ रही। सर माइक्रोवेव हो सकते हैं सर। माइक्रोवेव और Sir, radio wave. रेडियो वेव। रेडियो रेडियो वेव देखो, सबके वेव के अपने अपने क्या कहते हैं, हम जल्दी रेडियो वेव्स ही होते हैं इन जनरल, जब हम बोलते हैं ट्रांसमिशन करते हैं तो रेडियो वेव ही होता है, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। तो रेडियो वेव के थ्रू हम किसी चीज को भेजते हैं। जैसे ही वेदर खराब होता है, तो आप लोगों ने जब देखा होगा रेडियो वगैरह में भी, तो उसमें भी डिस्टरबेंस आने लगता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब रेडियो को हम अल्टरनेटिंग करंट से लगाते हैं तब तो वो डिस्टरबेंस होता है, लेकिन सेल से ऑपरेट करते हैं तब वो डिस्टरबेंस खत्म हो जाता है। तो जो ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविजन आल्सो ब्रॉडकास्ट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव आता है, ठीक है। तो जितने भी हो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही थ्रू होती है, उसको सुपर इम्पोज किया जाता है ऐसे। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉड्यूलेशन होता है, सर से पूछेगा, मॉड्यूलेशन होता है। उसमें क्या एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मॉड्यूलेट किया जाता है।
मॉड्यूलेशन का मतलब जैसे कि आपने पिक्चर और साउंड दोनों देखते हो ना टीवी पे, तो पिक्चर की फ्रीक्वेंसी और आपके क्या कहते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी को दोनों को मॉड्यूलेट करके हम वेव को प्रोपेगेट करते हैं, और वो फिर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देता है, आवाज भी आती है और पिक्चर भी आती है। तो ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो दोनों ही क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है, और उसके थ्रू स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। तो स्पेक्ट्रम मतलब आपको पिक्चर दिखाई देती है, तो वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम इसको करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें रही बात, अभी जैसे कई लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्लासिफाइड होता है बहुत सारी कैटेगरी में, जैसे किसी ने कहा इंफ्रारेड में होता है, रेडियो वेव में भी होता है, अल्ट्रा वायलेट वेव में होता है, बहुत सारी केस होते हैं इसमें, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो वो उसी यूज हम अलग अलग चीज को हम बताते हैं कि टीवी के लिए हम जैसे बोल दिए कि रेडियो वेव यूज कर रहे हैं किसी, अब जैसे कि अब फाइबर है, फाइबर ऑप्टिक्स का हम जब यूज करते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है, फाइबर ऑप्टिक्स जितने भी सिग्नल होते हैं किसके थ्रू होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स से सिग्नल हम भेजते हैं तो क्या यूज करते हैं, सर लाइट, क्या है जी, लाइट यूज। लाइट। कौन सी लाइट? आज इतने कम स्टूडेंट क्यों है भाई, 45 दिखा रहे हैं मेरे को इस समय, इससे पहली क्लास में कितने थे? तो 48 49 थे। 49 थे। कोई किसी का कोई वो है आपके पास कि किस वजह से ये लोग नहीं आए हैं?